हाँ देखिए, कल हम बता चुके थे आप लोग को, कहाँ तक? दूसरा हो चुका था आंग्ल मैसूर युद्ध। हाँ, आंग्ल मैसूर युद्ध दूसरा हो चुका था। आज हम लोग तीसरा और चौथा पढ़ लेंगे, समझिएगा। आज क्या होगा, टीपू सुल्तान जैसे तैसे संहारा। पीछे के क्लास में हम बताए हैं कि वो अपने सेना को आधुनिक तरीके से विकसित किया ना। पिताजी उसके मर चुके थे, संधि कर लिया ना। संधि करने के बाद वो अपने यूरोपियों में फ्रांसीसियों से टच में रहा। टच में रहते हुए अपनी सेना को आधुनिक तरीके से और विकसित कर रहा था। ये बात अंग्रेजों को नागवार गुजर रहा था। व्यापार करने के लिए विदेशी भेज रहा था, यानी आर्थिक रूप से, सैन्य रूप से अपनी सेना को, अपने राज्य को सशक्त कर रहा था ये। और ये सब देख रहे थे अंग्रेज। और इसके टीपू के पिताजी कूटनीति तो थे ही, 2 बार कूटनीति तरीका से मराठे निजाम और वो मिलकर अंग्रेजों को मात दिए थे लगभग ना। तो ये सब चीज़ अंग्रेजों से वाकिफ था, पीछे के घटना। अब हुआ क्या कि इसकी शक्ति को बढ़ते देख हुए, इसके हाथ पैर मारना, यूरोप में जाना, यूरोपियों के ढंग से देखते हुए इस सब सोचा क्या कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बंगाल में वारेन हेस्टिंग था। ये युद्ध बहुत ज़्यादा किया है वारेन हेस्टिंग। उसके बाद आया कार्नवालिस। क्या हुआ, 1790 से 92 की स्थिति में कार्नवालिस बंगाल का ये जीजी है ना। और इधर टीपू सुल्तान। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो ये वाला रीजन है क्या चीज, टीपू सुल्तान वाला। ये वाला रीजन है क्या चीज, बंगाल वाला। और यहाँ पे बैठे हैं मराठा, और यहाँ है निजाम, ये है त्रावणकोर, ये है कर्नाटक। भौगोलिक स्थिति से आप देखिए, ये है क्या, मारे हैं तीर, टीपू सुल्तान, ये मैसूर वाला इलाका है ना, ये बंगाल वाला, ये निजाम है, यहाँ मराठा है। ठीक। तो कार्नवालिस की विचारधारा जो थी कि युद्ध निषेध किया, कहा कि ये हेस्टिंग साहब बहुत ज़्यादा युद्ध किए हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध निषेध की नीति को अपनाया और कूटनीति तरीके से समस्याओं को सॉल्व करना चाहा। यानी कि बहुत बड़ा कूटनीति था, कूटनीति तरीके से हो सकता है। समझदार आदमी सही करता है, ठीक, कि अगर समस्या का सोल्यूशन कूटनीति तरीके से हो सकता है ना, जब अगर समस्याओं का सोल्यूशन आपके बात करने से हो जाए ना, तो नहीं युद्ध किया जाता है, क्योंकि युद्ध में क्षति होती है। बैठकर बात करने से, कूटनीति तरीके से एक तरीका है। तो भारत सरकार पहले देखिएगा बात विचार का भी रास्ता खुली रखती है कि कूटनीति तरीके से बात किया जाए, समस्याओं को संधि करके हो जाए। जैसे कि युद्ध होगा तो दोनों देश की क्षति होगी, दोनों बर्बाद होंगे। ऐसा थोड़े होगा कि जीतेगा हारेगा कोई और, दोनों में से तो एगो हार जीत तो होगा ही, मगर लॉस तो दोनों का होगा। तो ये बेस्ट वे होता है। तो ये यही तरीका निकाला कार्नवालिस। अब इसने मराठाओं को, निजाम को और अंग्रेज, ये तीनों ने मिल गए और तीनों ने एक गुटबंदी की और कहा क्या कि विजित क्षेत्र जो होंगे वो आपस में हम लोग बांट लिया जाएगा। ये मराठा निजाम एक हो गया, फिर ये मराठा ये हो गए। मराठा निजाम तो दुश्मन थे ही लगभग, मगर ये तीनों मिल गए, ये गुटबंदी हो चुकी थी। बात समझ रहे हैं? ये कार्नवालिस आकर यहाँ ये सब कर चुका था। अब हुआ क्या कि तत्कालीन कारण ये था कि ये त्रावणकोर पड़ता है और ये मामला क्या था, यहाँ कोच्चि जो है द्वीप, कोच्चि का द्वीप बेच रहा था ये त्रावणकोर का राजा। बात समझ रहे हैं? तो टीपू इधर नहीं युद्ध किया, वो त्रावणकोर पर हमला किया। वो कहाँ हमला किया? त्रावणकोर पर हमला किया, क्योंकि मामला ये था कि कोच्चि का द्वीप बेचने का बात था, मामला ये था। तो वो त्रावणकोर पर हमला किया, मगर त्रावणकोर जो के राजा जो था वो अंग्रेजों का मित्र था। वो क्या था? अंग्रेजों का मित्र था। और इधर गुटबंदी हो ये चुकी है। तो ये तीनों ने मिलकर टीपू पर हमला किए और श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू बुरी तरह से पराजित हार गया। टीपू क्या हुआ? बुरी तरह से पराजित हो गया। पराजित होना, एक बुरी तरह से पराजित होना, दो बात है, ठीक।
और इसके 2 पुत्र बंधक बना लिए गए। इससे 3 करोड़ रुपया लिया गया 2 पुत्रों को छोड़ने के लिए हर्जाना के रूप में। और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। ठीक, ये तत्कालीन कारण थे। ये सारा सिनेरियो समझ गए। अब यहां देखिए, यहां ये घटना है, यहां से श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुआ क्या कि अंग्रेज ये मालाबार तट, ये वाला इलाका, मालाबार तट का इलाका ले लिए। ठीक, डिंडीगुल का किला जो बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से मैसूर का था, वहाँ किला था, वहाँ सैनिक थे, वो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो डिंडीगुल का किला ले लिए, अब 12 महल वाला क्षेत्र ले लिए। बात समझ रहे हैं? ये तीनों हिस्सा में आया अंग्रेजों के। ठीक, और मराठाओं को क्या दिया कि तुंगभद्रा नदी यहीं से निकलती है, तुंगभद्रा नदी के उत्तर का क्षेत्र मराठाओं को दे दिया, और निजाम को दिया कृष्णा नदी और पुन्नार नदी का क्षेत्र। अब आप सोचिए कि ये क्षेत्र देने के बाद ये ऐसा एक संधि था ना, बहुत ही डिप्लोमेटिक संधि था, बहुत ही ये डिप्लोमेटिक संधि था। इस संधि के बारे में बहुत ही भर्त्सना होती है। हुआ क्या कि ये सारा इंपॉर्टेंट अपने लग रखा। मालाबार तट व्यापार के दृष्टिकोण से पैसा वाला था, डिंडीगुल का किला सैन्य था, बहुत प्रशिक्षण था वहाँ, और 12 महल का क्षेत्र वहाँ से बहुत ज़्यादा कर और आता था। इन लोग को दे दिया तुंगभद्रा वाला क्षेत्र, और जो ये आपस में विवादित था, ये दोनों लड़ रहे थे उस क्षेत्र के लिए, मतलब इसके लिए ये लड़ रहे थे, इसके लिए ये लड़ रहे थे। और देखिए, मतलब तुंगभद्रा वाले पर निजाम दावा कर रहे थे, और इसको जो दिया उस पर ये दावा कर रहे थे। ये दोनों आपस में लड़े, अपना सेपरेट कर लिया जो फायदा वाला था, और इन दोनों का आपस में लड़वा दिया। और इस पर कार्नवालिस का इस संधि पर बयान क्या था, वो बयान भी पूछता है। देखिए वो बयान क्या था। बयान ये कह रहा है कि मैंने अपने दोस्तों को, जो इस संधि में हुआ है, जो यहाँ बात हुआ है कि मैंने अपने दोस्तों को ज़्यादा मजबूत नहीं होने दिया। ये सब दे देता तो ज़्यादा मजबूत हो जाता, और उन्हें नस्तो नाबूद भी कर दिया। मतलब इस संधि के वो अपने पीठ ठोक रहा है कि इस संधि के माध्यम से कर दिया, इस संधि के माध्यम से अपना पीठ ठोकते हुए कह रहा है। कार्नवालिस, ये बयान है कार्नवालिस का, कार्नवालिस बयान है कार्नवालिस का कि मैंने अपने दोस्तों को ज़्यादा मजबूत नहीं होने दिया और उन्हें नस्तो नाबूद कर दिया। बात समझ रहे हैं? कार्नवालिस ऐसा बयान देता है अपना पीठ ठोकते हुए इस संधि के माध्यम से। समझ गए कि नहीं? एक बार फिर रिकैप कर लेते हैं। ठीक, हाँ, आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय 1792 के ये था। बंगाल में हेस्टिंग चला गया है, कार्नवालिस आया है। कार्नवालिस युद्ध निषेध के कूटनीतिक तरीका से ये मराठा निजाम और अंग्रेज को एक कर लिया है, और विजित क्षेत्र कहा कि दे देंगे। भौगोलिक क्षेत्र से देखिएगा तो ये वाला इलाका है इसका, इसको ये वाला इलाका है टीपू सुल्तान का मैसूर, इस पर मराठे हैं, इस पर निजाम है। इधर है त्रावणकोर। तत्कालीन मामला ये हुआ था कि ये त्रावणकोर में कोच्चि बंदरगाह जो आता, कोच्चि का द्वीप का जो क्षेत्र था वो टीपू के अंतर्गत आता था। उस पर ये बेचने के बाद त्रावणकोर के राजा कर रहे थे, तो टीपू ने हमला किया त्रावणकोर पर, मगर ये त्रावणकोर के राजा अंग्रेजों के मित्र थे। तो इन तीनों ने मिलकर श्रीरंगपट्टनम का में युद्ध किया और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। इस युद्ध में टीपू बुरी तरह से पराजित हुआ। पराजय के बाद उसके 2 पुत्र बंधक बना लिए गए और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में। इस संधि में जो किया गया वो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, अंग्रेज मालाबार तट ले लिए, डिंडीगुल का किला ले लिए, 12 महल का क्षेत्र ले लिए, और मराठों को मिला तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र, और कृष्णा को, निजाम को मिला कृष्णा नदी और पुन्नार नदी का क्षेत्र, जो कि ये विवादित था, ये आपस में लड़ रहे थे। इस युद्ध, इस संधि के माध्यम से कार्नवालिस कहता है कि मैंने अपने दोस्तों को मजबूत नहीं होने दिया और उन्हें नस्तो नाबूद भी कर दिया। इस तरह से मैसूर आंग तृतीय युद्ध खत्म हो गया। इसके बावजूद टीपू इतना बार हारने के बाद इसके 3 करोड़ रुपया लिया है उस समय अपने 2 बेटों को छोड़ने के लिए, बंधक बना लिए गए। इतना होने के बावजूद भी टीपू हार नहीं माना और आधुनिक तरह से विश्लेषण किया कि हम क्यों हारे,
और अपनी सेना को और आधुनिक तरीके से विकसित करने लगा और खर्चा लगाने लगा और मतलब पहले से और उसका मनोबल बढ़ गया। ठीक, हार से लोग मन से हारा नहीं, वो और सोचा कि अब की बार फिर सेना को आधुनिक तरीके से किया और प्रशिक्षण किया। ये बात अंग्रेजों को पता चल गया कि अभी भी इस श्रीरंगपट्टनम के संधि से टूटा नहीं है। ये सारा क्षेत्र तो था का मैसूरे का था, आपस में बांट लिए लोग। बेटे पर 3 करोड़ रुपया उस समय का, समझ रहे हैं, बहुत है। 3 करोड़ रुपया उस समय का, आज का मतलब हमको लगता है ना कि 100 करोड़ से ऊपर जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हुआ। अब ये बात अंग्रेजों को पता चली। इधर बंगाल में क्या हुआ कि कार्नवालिस चला गया है। इधर क्या था, हेस्टिंग के बाद कार्नवालिस आया, कार्नवालिस चला गया है, कार्नवालिस के बाद वेलेजली आया। अब वेलेजली लेकर आया सहायक संधि। ये सहायक संधि क्या था कि इसमें बहुत सारे प्रावधान थे। मोटा मोटी ये समझिए कि आप सेना नहीं रखिए, सेना ब्रिटिश सेना रहेगी आपकी राज्य में और उसका खर्चा आप दीजिए। तो इससे अंग्रेजों को फायदा क्या होता था ना कि सेना के नाम पर राज्य से मनमाने ढंग से पैसा लेते थे और दूसरे राजा के पैसा पर नहीं अपने सैनिक तैयार करते थे और एक से एक टेक्नोलॉजी विकसित करते थे। और वही बात हो गया कि चोर भी वही है, सिपाही भी वही है। राजाओं को डर था तो अंग्रेजों से, और वही प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो होगा कौन? तो एक्चुअली में वो अपने यूरोपियों से विकसित कर रहे थे। आप खर्चा दीजिए, सेना हमारी रहेगी, आप अपनी सेना को डिसमिस कीजिए। ये था सहायक संधि। और सहायक संधि होने का मतलब कि आप सरेंडर कर चुके, आपकी सेना ही नहीं रहेगी तो क्या करिएगा। और सेना के नाम पर आप मनमाने ढंग से पैसा लेते थे राज्य से, जितना मुंह से निकल गया। इससे राज्य की स्थिति खराब होती जा रही थी। साधारण आदमी समझ नहीं पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। राज्य में गरीबी बढ़ती जा रही है, भूखमरी बढ़ती जा रही है, लोग मर रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, पैसा जा कहाँ रहा है, आम जनता को समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि बागडोर तो राजा के हाथ में ही था, मगर संधि वो कर लिया था। दिखने में तो दिखता था कि सेना है, तो वो सब तो बताता ही था कि हम लोग ठीक है कर रहे हैं, आपको और सुरक्षा दे रहे हैं, मगर पैसा जो लेता था मनमाने ढंग से, दूसरे के खर्च पर अपना सेना सुदृढ़ करता था। ये थी अंग्रेजों की छुपी हुई मंशा सहायक संधि के पीछे। और जाते थे तो सहायक संधि लेकर आया वेलेजली। निजाम 1798 में एक्सेप्ट कर चुके थे सहायक संधि। अब आया टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि मनाने के लिए। वो जाकर यही समझाता था, वो अपना फायदा और लाभ बताता था, कहता था कि सहायक संधि आप कबूल कीजिए, नहीं तो युद्ध करने के लिए तैयार रहिए। सिंपल सा बात है, साधारण ना। तो टीपू सुल्तान ने अस्वीकार कर दिया कि हम आपकी सहायक संधि नहीं स्वीकार करते हैं। इतना हिम्मत होना चाहिए, क्योंकि इधर से और विकसित किया है। अब की बार अंग्रेजों की स्थिति पहले से और सुदृढ़ हो गई है। युद्ध हवा में नहीं लड़े जाते हैं, स्थितियां भांप ली जाती है। किले ही क्या करे बेचारा। उसके साथ सहायक संधि है, उसके साथ एक से एक सेंट्रलाइज व्यवस्था है, एक से एक हथियार है, प्लस यूरोप का भी अथी है। अभी यहाँ तक तो महारानी का 17 ना, यहाँ महारानी नहीं है, मगर यूरोप से सैनिक मंगा सकते हैं ना। पैसे की कमी नहीं है, सारा खेला पैसा का है। बात समझ रहे हैं युद्ध में। तो इस बार अस्वीकार कर दिया टीपू और फिर युद्ध हुआ। इस युद्ध में टीपू मारा गया, मगर सहायक संधि कबूल नहीं किया। मतलब युद्ध में शहीद हो गया ये। ठीक, युद्ध करते हुए मारा। सहायक संधि नहीं स्वीकार किया। अभी तो बताएं सहायक संधि। हाँ क्या टीपू इस युद्ध में मारा गया, ये अस्वीकार किया। ये सब बोलता था कि युद्ध कीजिए, सहायक संधि हमारा कबूल कीजिए, ना तो युद्ध के लिए तैयार रहिए। बात समझ रहे हैं। तो युद्ध हुआ, इसके बाद ये युद्ध हुआ, लिखे हैं युद्ध, टीपू मारा गया। तब मैसूर राज्य का क्या हुआ कि चूंकि मैसूर राज्य पर शुरू में पढ़ाए होंगे कि अड्यार वंश का शासक था। ये तो हैदर अली सैनिक से ना अधिकार किया था और इसका ना बेटा था ये। वो तो बेसिकली हिंदू राष्ट्र का था। ठीक, वहां से हैदर अली सैनिक से निकलकर अधिकार कर लिया था मैसूर राज्य में। तो फिर ये सब किया कि वो सब पता कि तो अड्यार वंश के, तो अड्यार वंश का एक छोटा सा बच्चा था, उसको वहां का बनाया शासक और उससे सहायक संधि कर लिया।
99 में। इस तरह से हैदर अली और टीपू सुल्तान का खात्मा हो गया। बात समझ रहे हो? पुनः फिर अड्यार वंश का, तो पूरा समझ गए बात को। अब अंग्रेजों का अगला उद्देश्य कहाँ होगा? मराठों पर। तो मराठों से युद्ध करेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे पंजाब और उधर सिख, उसके बाद सीमाओं को सुरक्षित करेंगे। इस तरह से आप लोग देखेंगे। जिनको स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए।